तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोयन का यहाँ पर टेस्ट चल रहा था। पहले 2 टेस्ट को तो उसने आराम से पास कर लिया। अब बारी थी तीसरे टेस्ट की, जहाँ पर उसकी क्लास के 3 स्टूडेंट्स का मुकाबला शाओचेन की क्लास के 3 स्टूडेंट्स के साथ होगा। मोयन के स्टूडेंट मिंगयू और शानयू ने मुकाबला जीत लिया था। अब बाकी बच गया यैंग, जिसका मुकाबला दाओजी के साथ हो रहा था। दाओजी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि यैंग जिंदा रहे या फिर मर जाए, उसे तो बस जीतना है। इसीलिए उसने अपनी सोर्ड को यैंग के सीने में घुसा दिया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में सब लोगों को यही लग रहा था कि यैंग दोबारा नहीं उठेगा, इसलिए प्रिंसिपल भी अनाउंस करने ही वाले थे कि दाओजी इस कंपटीशन को जीत चुका। तभी यैंग ने भी अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा दिया, जिसे देखकर तो सब लोग ही हैरान रह गए। यैंग भी यहाँ पर खड़ा होते हुए कहने लग गया कि मैं अभी फाइट करूंगा। ये सुनकर तो दाओजी को बहुत गुस्सा आ गया। वो कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, फिर मैं तुम्हारा सर काट देता हूँ, तब तो तुम लड़ने के काबिल ही नहीं रहोगे। इससे पहले कि दाओजी यैंग पर अटैक कर पाता, उसने मोयन की सिखाई हुई टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो वहाँ पर एक डिवाइन सोर्ड आ गई, जो कि सीधा जाते हुए दाओजी को लग जाती है। अब तो दाओजी के पास इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपनी सोर्ड को उठा सके। यैंग अब अपनी सोर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए पूछने लगा, क्या तुम अपनी हार मानते हो? जिस पर तो दाओजी को भी मजबूरन हाँ कहना पड़ा। और यैंग इस मैच को जीतने के फौरन बाद मोयन के पास जाकर घुटनों पर बैठते हुए कहने लगा, टीचर अब तो आप मुझे अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट करेंगे ना? मोयन भी अब उसे कहाँ ही मना कर सकता था, इसीलिए वो भी एग्री हो चुका। प्रिंसिपल लू ने भी अनाउंसमेंट कर दी, मोयन इस टेस्ट को पास कर चुका, क्योंकि उसके तीनों स्टूडेंट ने ही अच्छे तरीके से कंपटीशन को जीता है। लेकिन शाओचेन भी अपनी घटिया हरकतों से कहाँ ही बाज आने वाला था। वो प्रिंसिपल लू के पास आते हुए कहने लगा, प्रिंसिपल लू मैं चाहता हूँ कि मोयन की मेरे साथ फाइट हो। अगर मोयन ने इस फाइट को जीत लिया तो वो एक सीनियर टीचर के रैंक पर आ जाएगा। लेकिन मोयन को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो अपनी सोर्ड को लेते हुए अरीना में पहुंच चुका। उसे ऐसा करता देख शाओचेन अपने मन में सोच रहा था कि इस बंदे को तो मरने से जरा भी डर नहीं लगता। उल्टा मोयन तो उसे कह रहा था कि तुम कौन सी सोचों में गुम हो, चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इन दोनों के दरमियान ये फाइट स्टार्ट हो चुकी, जहाँ पर शाओचेन तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मोयन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिसे तो मोयन अपनी सोर्ड की मदद से डॉज किए जा रहा था। दाओजी यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इसीलिए उसने अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये देखकर तो अरीना के आसपास मौजूद लोग कह रहे थे, क्या ये मोयन को मारना चाहता है? दाओजी की इस टेक्निक से एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ड्रैगन निकलकर बाहर आ गया। ये देखते हुए तो प्रिंसिपल लू कहने लगे कि अभी इस मैच को रोक दो, लेकिन दाओजी तो उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए वो खुद उसको रोकने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन वैसा कर ही नहीं पाए। मोयन ने भी यहाँ पर स्पिरिचुअल ड्रैगन को रोकने के लिए अपनी स्काई शैडो सोर्ड टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से उसने वहाँ पर अपने कई सारे क्लोन्स बना लिए और वो क्लोन्स बारी बारी जाकर उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को हिट करते हैं, जिसकी वजह से तो स्पिरिचुअल ड्रैगन काफी वीक हो गया और लास्ट में मोयन उस पर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से शाओचेन की कंडीशन काफी खराब हो चुकी। मोयन उसे हराने के बाद यहाँ अरीना के बाहर आ गया, जहाँ पर तो फौरन से मिस किन उसके पास आते हुए सवाल करके कहने लगी, मोयन क्या तुम ठीक हो? ये देखकर तो शानयू को कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने तो अपना मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया। जबकि यैंग को तो यहाँ सिर्फ पार्टी की पड़ी थी। वो मोयन से कहता है, टीचर अब तो हम जीत गए, इसीलिए आपको हमें पार्टी देनी होगी, जिसके लिए तो मोयन भी मान गया। शाओयू ने भी यहाँ पर होने वाली सारी फाइट्स को देखा था। वो शानयू को देखते हुए कहता है कि ये लड़की मोयन के काफी ज्यादा करीब है। अगर मैं इसे अपने सेट में ले जाना चाहता हूँ तो पहले मुझे मोयन को लेकर जाना होगा। वो ये सब अभी सोच ही रहा था कि तभी उसका एक सर्वेंट आकर उसे कहता है कि ब्रदर शैंगमिंग यहाँ पर पहुँच चुके। ये सुनने के फौरन बाद ही शाओयू उससे मिलने के लिए रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मोयन, मिस किन और उसके स्टूडेंट्स पर आ गया। यैंग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो खुश होते हुए कह रहा था कि अब मैं देखता हूँ कि हमारी क्लास को कौन ट्रैश कहेगा। तभी इनके पास से शाओयू और लेनयू गुजरे, जिन्हें देखकर तो हमें समझ आ चुका कि ये भी अपने ब्रदर से मिलने के लिए यहीं पर आए हैं। फाइनली शाओयू भी अपने ब्रदर यैंगमिंग के पास पहुंच चुका था, जो कि उसे बताता है इस सिटी की फैंगलिन केव में स्पिरिचुअल रेलम के 5 स्टेज का एक आदमी है। अपने ब्रदर की ये बात सुनकर शाओयू तो हैरान ही रह गया। वो हैरत से कहने लगा, स्पिरिचुअल रेलम के 5th लेवल पर उसकी बॉडी तो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जिस पर तो उसका ब्रदर कहता है कि इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, इसी वजह से तो उसे बहुत सारे बंदे हासिल करना चाहते हैं। अगर तियांग और ताई ने उसे हासिल कर लिया तो ये तुम्हारे और तुम्हारे ब्रदर के लिए अच्छा नहीं होगा। वो यहाँ पर अभी इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि तभी यैंग की आवाजें आने लगी, टीचर मुँह अब बस भी करे, आप पहले ही काफी ड्रिंक कर चुके। उनकी इन आवाजों से शैंगमिंग तो काफी ज्यादा डिस्टर्ब
डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए वो उठकर खड़ा होते हुए कहने लगा, ये नीचे की तरफ मौजूद लोग कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हैं, मुझे इन्हें चुप कराना ही होगा। वो ये सब अभी कह ही रहा था कि तभी इनके सेट का एक और बंदा जिसका नाम था कूली वहाँ पर पहुँच चुका। अब कूली शैंगमिंग से कहता है कि ब्रदर आप फिक्र ही ना करें, मैं जाकर इनको समझा दूंगा। ये सुनकर तो शैंगमिंग ने शाओयू को भी कह दिया कि तुम भी कूली के साथ जाओ। यहाँ नीचे की तरफ मौजूद यांग तो इतना टल्ली हो चुका कि वो मिंगयू को भी अपनी महबूबा समझकर किस करने की कोशिश करता है। मिंगयू बेचारा तो अपनी पूरी ताकत से उसे रोकते हुए कह रहा था, यांग होश में आओ, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यांग तो आज किस लिए बगैर नहीं रुकने वाला। उल्टा वो तो मिंगयू से कह रहा था, मिंगयू तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं। उसकी हरकतें देखकर शानयू की तो हंसी नहीं रुकती। तभी वहाँ पर कूली भी पहुँच गया जो कि इन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपनी आवाजें आहिस्ता रखो क्योंकि तुम्हारी आवाजें हमारे रूम तक जा रही हैं। पता नहीं कहां से लोग उठकर यहाँ पर आ जाते हैं। मोयन तो उसकी सारी बातों को हवा में उड़ाते हुए अपने दोस्तों से कहने लगा, चलो ड्रिंक करते हैं। ये सुनकर तो सब लोगों ने दोबारा से शराब पीना शुरू कर दी। अपनी बातों को ये इग्नोर होता देख कुली को तो गुस्सा आ गया। तब शाओयू उसे बताता है, ये है मोयन जो कि मू फैमिली के हेड का बेटा है, जबकि इसके साथ बैठी ब्यूटीफुल सी लेडी किन फैमिली के हेड की पोती है। और इसी तरह करते हुए उसने सबका इंट्रोडक्शन इसे दे दिया। जबकि यांग तो यहाँ पर नशे में धुत शानयू को किस करना चाहता था, लेकिन शानयू भी ऐसा कहीं होने देने वाली थी। वो एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ देती है। कूली तो इन सब के बारे में जानने के बाद भी नहीं रुकता। वो कहता है कि आज तो मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। ये कहने के फौरन बाद ही कूली जाकर मोयन के साथ बैठ गया और उसकी शराब को ही पीना शुरू कर दिया। जिस पर तो मोयन उसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जिस पर तो कूली एरोगेंटली जवाब देते हुए कहने लगा कि बस मेरा दिल हुआ तो मैंने पी ली, क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है। ये कहते साथ ही उसने अपने पास से एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन की थैली निकाल ली। वो अब उसे टेबल पर फेंकते हुए कहने लगा, अच्छा तुम ये पैसे रख सकते हो। अपनी यूं इंसल्ट होता देख यांग को तो गुस्सा आ गया और वो गुस्से से खड़ा होते हुए कहने लगा, कमीने तुम हो कौन। लेकिन मोयन तो इस मैटर को बहुत आराम से हैंडल करना चाहता था। इसी वजह से वो यांग को नीचे बिठाते हुए कहने लगा, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि हमारे कस्टमर कितने अच्छे हैं, इसीलिए अभी जो आपने वाइन का ग्लास पिया उसकी प्राइस है 10,000 स्पिरिट स्टोन्स। जो सुनकर तो कुली को एक झटका लग गया। वो कहता है कि 10,000 स्पिरिट स्टोन, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। मोयन अब उसे एरोगेंटली जवाब देते हुए कहने लगा, अगर तुम फूल ना होते तो फिर इस तरह किसी के टेबल पर आकर ड्रिंक ना करते। जिससे तो कुली भड़क गया, इसीलिए वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मोयन पर अटैक करना चाहता था। इससे पहले कि वो मोयन तक पहुंच पाता, मिस स्किन ने अपनी आइस क्रिस्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे पिलर पर लटका दिया। लेकिन इतने से ही कूली को कहीं अक्ल आने वाली थी। वो उल्टा मिस स्किन की बेइज्जती करते हुए कहने लगा, चुड़ैल औरत जल्दी से मुझे नीचे उतारो। जिस पर तो मिस स्किन उसे कहती है, अगर तुमने इसी तरह बकवास करना जारी रखा तो मैं तुम्हें कभी नहीं नीचे उतारूंगी। वो ये सब अभी कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर शैंगमिंग भी पहुँच गया। प्लीज इसे माफ कर दें, इसे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, इस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा था। हमारा मोयन भी इतना अच्छा थोड़ी है जो कि अपनी बेइज्जती करने वाले को ऐसे ही जाने दे। जिस वजह से तो वो शैंगमिंग से कहने लगा, मैं इसे छोड़ तो दूंगा लेकिन पहले तुम्हें मुझे 10,000 स्पिरिट स्टोन देने होंगे। मोयन की ये बात सुनकर शैंगमिंग कहता है कि तुम तो बहुत लालची हो। मोयन तो उल्टा उसी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि शैंगदन के लोग इतने ज्यादा गरीब हो गए कि उनके पास 10,000 स्पिरिट स्टोन्स भी नहीं। शाओयू भी अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर आप प्लीज इसे स्पिरिट स्टोन्स दे दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर किसी मसले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। शैंगमिंग को भी अब मजबूरन मोयन को 10,000 स्पिरिट स्टोन देने पड़े और इन लोगों के ये देने के साथ ही मिस्किन ने कूली को आजाद कर दिया। उन सबके यहाँ से जाने के बाद मोयन इन सबसे कहने लगा कि अब तुम लोगों को भी घर चले जाना चाहिए। मुझे भी मिंगयू के फादर के लिए कुछ पिल्स को रिफाइन करना है। मुझे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं, बस विंड स्पिरिट ग्रास रहती है। विंड स्पिरिट ग्रास का नाम सुनकर तो यांग और शानयू दोनों ही परेशान हो चुके। उनकी ऐसी शक्लें देखकर मोयन उनसे सवाल करते हुए कहता है कि लगता है तुम दोनों को पता है कि ये ग्रास कहाँ पर मिलेगी। शानयू तो मोयन को बताना नहीं चाहती थी कि वो ग्रास उसे कहाँ मिल सकती है, लेकिन यांग ने उसे बता दिया। वो कहता है कि ये ग्रास फैंगलिंग गोस्ट केव के अंदर है जो कि इंसानों के लिए तो बिल्कुल नहीं। शानयू यांग पर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता। लेकिन मोयन को तो पता चल चुका था कि वो ग्रास कहाँ पर मिलती है, इसलिए उसे लेने के लिए वो यहाँ से रवाना हो गया। यांग और शानयू दोनों ही मोयन के लिए काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए वो मिस स्किन से कहने लगे, मिस स्किन आप टीचर मोयन के पीछे जाएं, हो सकता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाए। मोयन की प्रोटेक्शन के लिए तो मिस स्किन हमेशा रेडी होती है, इसीलिए वो यहाँ पर भी एग्री हो चुकी। वो इन लोगों से अब कहती है कि तुम लोग घर चले जाओ, काफी देर हो चुकी। ये सारी बातें सुनने के बाद मिंगयू अपने मन में कह रहा था, टीचर मोयन ये
सारा खतरा मेरे फादर की वजह से अपने सर पर लेंगे, मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। वो ये सब अभी सोच ही रहा था कि तभी मोयन वहाँ पर वापस आ गया। वो इनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से कुछ कहना भूल गया था, तुम में से किसी को भी मेरे पीछे फैंगलिन केव आने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम में से किसी ने भी ऐसा किया तो हमारा रिश्ता वहीं पर खत्म हो जाएगा, स्पेशली मिंगयू तुम। ये सब कहने के बाद मोयन वहाँ से चला जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शैंगमिंग और शाओयू पर आ गया, जहाँ पर शाओयू तो अपने ब्रदर से कह रहा था अगर अगली बार मुझे चांस मिला तो मैं उस लड़के को जान से मार दूंगा। लेकिन शैंगमिंग तो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि तुम दोनों बेवकूफों की वजह से आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन कम से कम इससे हमारा एक फायदा हो गया। शैंगदन सेक्ट के लीडर्स ने ऑर्डर्स जारी किए हैं, अगर कोई भी पर्सन एक जीनियस को ढूंढकर हमारे सेक्ट में लेकर जाएगा तो उसे एक 3rd लेवल की जो हाई पिल दी जाएगी। जो हाई पिल का तो नाम सुनकर शाओयू हैरान ही रह गया, क्योंकि ये पिल काफी ज्यादा पावरफुल थी। शैंगमिंग यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मिस किन की जो आइस टेक्निक थी वो किसी मार्शल आर्ट की वजह से नहीं, बल्कि ये उसी की ही आइस पावर्स हैं। शाओयू उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि मिस किन हमारे सेट को ज्वाइन करने के लिए एग्री होगी, जिस पर तो मिंगयू उसे कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ मोयन पर आ गया, जो कि उस ग्रास को ढूंढने के लिए जा रहा था। तभी वहाँ पर मिस किन भी पहुँच गई, जो कि मोयन से सवाल करते हुए कहने लगी कि तुम्हें कितने दिन हो चुके अपने घर गए हुए। मोयन अब उसे जवाब देते हुए कहता है फैमिली के दोनों एल्डर्स मुझे पसंद नहीं करते, उस दिन के मैटर के बाद इस वजह से मैं अपने घर नहीं गया। ये सुनकर तो मिस किन उसे कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हारी फैमिली में कुछ चल रहा है, क्योंकि मूव मेंशन में गार्ड्स की तादाद पहले से ज्यादा हो चुकी। क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि इस पर चेयरमैन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया? मिस किन की ये सारी बातें सुनने के बाद मोयन अब अपने घर पहुंच चुका, जहां पर तो गार्ड्स उसे अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। इसीलिए तो मोयन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स को ही धो दिया। अब वो एक गार्ड के पास आकर उसे सवाल करते हुए कहने लगा कि चेयरमैन कहाँ पर हैं। उस गार्ड को भी अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, इसलिए उसने फौरन से बताना शुरू कर दिया। चेयरमैन बीमार होने की वजह से रेस्ट कर रहे हैं, जिस पर तो मोयन उसे दोबारा से सवाल करते हुए कहने लगा बीमार? वो तो बीमार नहीं थे, लेकिन इस बारे में तो उस गार्ड को भी कुछ मालूम नहीं था। वो मोयन से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहने लगा मास्टर मोयन प्लीज मुझे छोड़ दें। मोयन अब उस गार्ड को वहीं पर छोड़ते हुए दोबारा से अपने फादर की रूम की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर और ज्यादा गार्ड्स भी आ गए। वो तो आराम से उन्हें भी पछाड़ सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता वहाँ पर फर्स्ट एल्डर पहुँच गए, जो कि आते साथ ही मोयन से कह रहे थे बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई वापस आते हुए? जिस पर तो मोयन फर्स्ट और सेकंड एल्डर से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? जब यहाँ पर मूचैन और मूलैंग जैसे लोग रह सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? उसकी बात सुनते साथ ही सेकंड एल्डर को तो बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से के साथ मोयन पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन फर्स्ट एल्डर तो उसे रोकते हुए मोयन से कहने लग गया चेयरमैन पिछले 15 दिनों से बीमार हैं, इसीलिए फैमिली की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आ चुकी, इसी वजह से अब हर चीज का फैसला मैं करूंगा, तो ये सोचना भी मत कि तुम आज अंदर जा सकते हो। मोयन को भी समझ आ चुका कि ये कमीना इतनी आसानी से नहीं मानेगा, जिस वजह से उसने अपना सीनियर टीचर का टोकन निकालकर उन्हें दिखा दिया। अब वो उनसे कहता है कि मैं इस जेट टोकन की मदद से जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, और वैसे भी आप लोगों के पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं मुझे रोकने का, इसीलिए मैं अंदर जाकर चेयरमैन को देखूंगा। जिसकी वजह से तो फर्स्ट और सेकंड एल्डर को भी एग्री होना पड़ा। उनकी ये बात सुनने के बाद मोयन भी अपने फादर से मिलने के लिए चला गया, जबकि सेकंड एल्डर फर्स्ट एल्डर से कह रहा था अगर मोयन को पता चल गया कि हमने चेयरमैन को पॉइजन दिया था तो फिर? जिस पर तो फर्स्ट एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि इसे कभी पता नहीं चलेगा कि हमने उसे पॉइजन दिया है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये सीनियर टीचर कैसे बना? वो ये सब अभी कह ही रहा था कि तभी सीन शिफ्ट होकर मोयन पर आ गया, जिसे तो अपने फादर को चेक करते साथ ही पता चल चुका कि उन्हें पॉइजन दिया गया है। इन सब की वजह से मोयन अब काफी दुखी हो चुका था। वो खुद को कोसते हुए कहने लगा कि ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। तभी वहाँ पर उसका एक लॉयल सर्वेंट भागता हुआ पहुँच गया, जो कि मोयन को बताता है तकरीबन आधे महीने पहले चेयरमैन को रोज ही चेस्ट में पेन होती थी, साथ ही साथ इन्हें सांस भी सही से नहीं आता था, लेकिन इन्होंने कभी इस चीज की फिक्र ही नहीं की और फिर एक दिन ये अचानक से बेहोश हो गए। और उस दिन के बाद से ही सारी मूव फैमिली का कंट्रोल फर्स्ट और सेकंड एल्डर के हाथ में आ गया। ये दोनों इतने घटिया हैं कि उन्होंने चेयरमैन को देखने के लिए किसी अल्केमिस्ट को भी यहाँ पर नहीं आने दिया। उस सर्वेंट की ये सारी बातें सुनने के बाद मोयन को तो बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से से कहता है कि मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम चेयरमैन के पास किसी को भी मत आने देना। ये सब कहने के बाद मोयन वहाँ से रवाना होकर यहाँ शान्यू के ग्रैंडफादर के पास आ गया। मोयन अब उनसे कहने लगा आप मुझे इंग्रेडिएंट्स दे दे, मैं एक 3rd लेवल की सक्सेन पिल बनाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनते साथ ही शान्यू
शान्यू के ग्रैंडपा को तो एक बड़ा झटका लगा। वो कहते हैं क्या तुम्हें पता भी है कि अल्केमी में उस पिल का क्या मतलब है? अब हम थोड़ी देर के बाद मोयन को देखते हैं जहाँ पर वो उसी पिल को बना रहा था और उसके पास शान्यू और उसका ग्रैंडफादर भी खड़े हुए थे। इस पिल को बनाने के लिए मोयन को काफी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था। शान्यू के ग्रैंडपा ने अचानक से ग्रास को फर्नेस के अंदर डाल दिया। ये देखकर तो शान्यू फौरन से सवाल करते हुए कहने लगी, ग्रैंडपा ये आपने क्या कर दिया? जिस पर तो उसका ग्रैंडपा जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए मोयन ने ही कहा था और अब काफी देर की मेहनत के बाद मोयन उस पिल को रिफाइन कर चुका था, जिसे तो वो लेते हुए अपने फादर के पास जाने लगा। लेकिन शान्यू के ग्रैंडफादर उसे रोकते हुए कहने लगे, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जिसके लिए तो मोयन भी एग्री हो चुका। यहाँ मेंशन में हम उसी सर्वेंट को देखते हैं जो कि फर्स्ट एल्डर को मना करते हुए कहता है कि मैं आप लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकता क्योंकि यंग मास्टर ने मुझसे कहा था कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। ये सुनकर तो फर्स्ट एल्डर गुस्सा होते हुए कहने लगे कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि उस ट्रैश की बातें सुनो और तुम्हारे जैसे सर्वेंट की इतनी औकात होगी कि वो मेरे सामने बोलेगा। तभी वहाँ पर मुयेन की भी शान्यू के ग्रैंडफादर के साथ एंट्री हो गई। शान्यू के ग्रैंडफादर को यहाँ पर देखकर फर्स्ट एल्डर तो फौरन से उसे ग्रीट करते हुए कहने लगे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर तो शान्यू के ग्रैंडफादर भी झूठ बोलते हुए कहने लगे, वो बस टीचर मू के फादर बीमार थे तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उन्हें जाकर चेक कर लूं। ये सब कहने के बाद शान्यू का ग्रैंडफादर चेयरमैन मू के कमरे की तरफ चला गया। फर्स्ट एल्डर यहाँ पर उसे रोकना तो चाहता था लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि शान्यू के ग्रैंडफादर बायोन सिटी के एक बहुत बड़े अल्केमिस्ट हैं, इसीलिए उनसे पंगा लेना इन्हें महंगा पड़ सकता था। फर्स्ट एल्डर भी यहाँ पर मोयन के फादर के रूम में जाने ही वाला था कि मोयन उसे रोकते हुए कहने लगा, फर्स्ट एल्डर आपने इतने दिन बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब आपकी रेस्ट की बारी। मेरा यकीन करें शान्यू के ग्रैंडफादर ने जो पिल बनाई है वो जरूर ही फादर को ठीक कर देंगी। फर्स्ट एल्डर भी यहाँ पर नाटक करते हुए कहने लगा कि मोयन तुम्हें इस तरह से लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो यहाँ पर चेयरमैन को मारने के लिए आया हो। लेकिन ये बात तो मोयन को भी अच्छे से पता है कि कौन उन्हें मारना चाहता है और कौन उन्हें बचाना। इन दोनों के दरमियान अभी इसी तरह की नोकझोंक चल ही रही थी कि तभी सामने की तरफ से मोयन के फादर आ गए, जिन्हें तो यूँ सही सलामत देखकर फर्स्ट एल्डर को एक धचका लग गया। मुलिन चैन आखिर ये किस तरह पॉसिबल है? तुम ठीक कैसे हो गए? लेकिन वो खुद को संभालते हुए मोयन के फादर से कहने लगा, अच्छा हुआ आप ठीक हो गए। जिस पर तो मोयन का फादर उसे कहता है कि आपने मेरी काफी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब से आपको मेरे फैमिली मैटर्स में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब कहने के बाद मोयन और उसका फादर एक रूम में आ गए जहाँ पर मोयन उन्हें चाय सर्व कर रहा था। मोयन का फादर अब उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने शान्यू के ग्रैंडफादर के साथ क्या डील की, मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुमने उनसे ये भी वादा किया हो कि हम उन्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी दे देंगे। मोयन अब उनकी बात का जवाब देते हुए कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, उनकी जो भी डील है वो सिर्फ मेरे और उनके दरमियान है, इसका आपसे कोई भी ताल्लुक नहीं। ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे तभी एक इनका सर्वेंट भागता भागता इनके पास आ गया जो कि इन्हें बताता है कि फर्स्ट और सेकंड एल्डर जानते थे कि अब वो दोनों एक्सपोज्ड हो जाएंगे, इसीलिए वो अपने बच्चों को लेते हुए दाऊ फैमिली में चले गए। इसीलिए अब हमारे पास सिर्फ 40% अल्केमिस्ट और रिफाइनर्स हैं। इस बात से तो मोयन के फादर काफी परेशान हो चुके थे, इसलिए वो सुबह सुबह ही मार्केट में चले गए। यहाँ पर तो उनके एम्प्लॉयज भी काफी परेशान थे। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास रिफाइनर और अल्केमिस्ट ही नहीं होंगे तो फिर हम बेचेंगे क्या? ये सुनकर तो मोयन का फादर कहता है कि मैं बस आप लोगों की इतनी ही मदद कर सकता हूँ कि 3 महीनों का रेंट मैं आपसे नहीं लूंगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि 3 महीनों में मू फैमिली की कंडीशन दोबारा से स्टेबल हो जाएगी। लेकिन तभी उनका एम्प्लॉय कहता है कि हमारे पास तो अल्केमिस्ट और रिफाइनर्स ही नहीं, फिर हम कैसे स्टेबल होंगे? तभी वहाँ पर मिस किन भी आ गई जो कि आते साथ कहती है कि मेरी फैमिली आपको 2 अल्केमिस्ट और 5 लो ग्रेड के आर्टिफैक्ट रिफाइनर मास्टर्स देगी, साथ ही साथ 5 मिडिल क्लास रिफाइनर मास्टर्स भी। लेकिन इतने से भी लॉस को पूरा नहीं किया जा सकता था। तभी वहाँ पर शान्यू भी पहुँच चुकी जो कि आते साथ कहती है कि मैं शेंगदन हॉल को रिप्रेजेंट करती हूँ, हमारा पवेलियन आपको 5 अल्केमिस्ट और 2 रिफाइनर्स देगा। मिंग्यू भी कहीं पीछे रह सकता था, वो आगे आते हुए मोयन से कहने लगा, मेरे पास कोई रिफाइनर और अल्केमिस्ट तो नहीं, लेकिन मैं खुद मू फैमिली के लिए काम करूंगा। यंग भी यहाँ पर आगे की तरफ आकर शोखी मारते हुए कहने लगा, मेरी फैमिली भी कैसे पीछे रह सकती है, इस वजह से मैं भी आपकी फैमिली के साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा। अगर आप किसी भी चीज की ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं या फिर आपका कोई और बिजनेस है तो उसमें हमारी मू फैमिली आपको पूरा 50% डिस्काउंट देगी। इनकी ये सारी बातें सुनने के बाद मोयन के फादर को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने सर्वेंट से सवाल करते हुए कहते
कहता है कि जब मैं बीमार था तो क्या बायून सिटी में कुछ हुआ था, जिस पर तो उसके सर्वेंट ने बताना शुरू कर दिया कि मोयन अब एक सीनियर टीचर बन चुका है। ये सुनकर तो मोयन का फादर भी हैरान हो चुका। वो अपने मन में कहता है कि मैं तो अपने बेटे के बारे में नहीं जानता था। मोयन भी यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के साथ हंसी खुशी बातें कर रहा था कि अचानक से वो देखता है कि दो लोगों ने उस पर नजर रखी हुई थी, लेकिन जब मोयन ने उन्हें देखा तो वो फौरन से वहाँ से भाग गए और ये बंदे और किसी के नहीं बल्कि दाऊ फैमिली के थे। मीटिंग हॉल में बैठे फर्स्ट और सेकंड एल्डर चेयरमैन दाऊ की चापलूसी करते हुए कह रहे थे, आप कितने अच्छे और समझदार हैं, जबकि वो मू लिंगचन, उसे तो जरा भी अकल नहीं। वो उस बेकार से कचरे मुयन पर ट्रस्ट करता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ, चेयरमैन दाऊ का ही बेटा था दाऊ यी, जिसे तो हमारे यांग ने फाइट में हराते हुए कंपटीशन को जीता था। इसी वजह से तो दाऊ अपने बेटे की बेइज्जती का बदला मुयन और यांग से लेना चाहता है, और ऐसा उसने काफी हद तक कर भी लिया था, क्योंकि उसने फर्स्ट और सेकंड एल्डर को अपने साथ मिला लिया है, जिसकी वजह से तो मू फैमिली के पास रिफाइनर और एल्केमिस्ट की कमी हो चुकी। लेकिन इस बेवकूफ को कौन ही बताए कि उन्होंने तो इस प्रॉब्लम का भी हल निकाल लिया। और इन लोगों की ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं टिकी, क्योंकि एक सर्वेंट आकर दाऊ को बताता है यांग, किन फैमिली और शेंगदन हॉल ने मुयन फैमिली की स्ट्रेंथ को पहले से भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि ये लोग अब आपस में मिल चुके हैं। ये सुनते साथ ही फर्स्ट एल्डर को तो गुस्सा आ गया। वो गुस्से से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। चेयरमैन दाऊ उसे शांत करवाते हुए कहने लगा, शेंगदन पे विलियन ने हमेशा न्यूट्रल एटीट्यूड रखा है, वो थोड़े दिन के लिए ही मू फैमिली का साथ देगी। उसके बात सुनकर फर्स्ट एल्डर तो फौरन से बोलते हुए कहता है, अच्छा तो फिर मैं सारी चीजें आप पर छोड़ता हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ एक रेस्टोरेंट पर आ गया, जहाँ पर तो सब लोग उसी फैंगलिन केव में मौजूद ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे। उनकी ये बातें सुनकर शैंगमिंग को तो बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जितना कम इस बात को फैलने देना चाहता था, उतनी ज्यादा ये बात फैल चुकी। यहाँ पर चेयरमैन मू ने भी कुछ लोगों को रेडी कर लिया था उसी केव में जाने के लिए। तभी वहाँ पर मुयन भी पहुँच गया, जो कि अपने फादर से सवाल करते हुए कहता है कि फादर आप क्या कर रहे हैं, जिस पर तो उसका फादर बताता है कि बायुन माउंटेन्स की फैंगलिन केव के अंदर एक 5th लेवल के लेजेंडरी पर्सन का टॉम्ब है। अगर हमें उसके पास से कुछ मिल गया तो ये हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी मदद से हम इस मुश्किलात से भी निकल पाएंगे। मोयन अब अपने फादर की बात का जवाब देते हुए कहता है कि उस केव में ये लोग नहीं बल्कि मैं जाऊंगा, जिसके लिए उसके फादर पहले तो एग्री नहीं थे, लेकिन बाद में वो मान गए। साथ ही साथ वो मोयन से कहते हैं कि तुम्हें और मिस्किन को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मोयन अब अपना मुंह बनाते हुए कहता है, क्या शादी? लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मोयन का फादर भी अच्छे तरीके से जानता था कि आखिर मोयन को किस तरह मनाना है, इसलिए वो फौरन से बोलते हुए कहता है, अच्छा तो फिर मुझे सोच लेने दो, तुम्हें फैंगलिन केव में जाने देना है या फिर नहीं। आज रात यहाँ पर मिस किन की फैमिली आएगी, तुम और मिस किन दोनों ही फैंगलिन केव में इकट्ठे जाओगे। अब सुबह से शाम हो चुकी थी और मोयन चोरी चुपके अपने मेंशन से निकल के फैंगलिन केव की तरफ जाने ही वाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से मिस किन की भी जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाता, उसके फादर ने उसे देख लिया। वो मोयन को पकड़कर मिस किन की फैमिली के सामने लाते हुए कहने लगे, बदमाश, मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम क्या करने वाले हो। मिस किन के यहाँ पर सेकंड अंकल भी मौजूद थे, जो कि मोयन की ऐसी हालत देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद तो वो मोयन के पास आते हुए उससे सवाल करके कहने लगे, तुम दिखने में तो इतने पावरफुल नहीं लगते, फिर तुमने शाओ चैन को कैसे हराया? और वैसे भी अब तो हम दोनों को बहुत सारी बातें करनी चाहिए, क्योंकि किन तो इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली है। ये सारी चीजें कहते हुए ये सब लोग ही फैंगलिन केव की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो चुके। मोयन तो यहाँ पर यही सोच रहा था कि आखिर इन लोगों से वो अपनी जान कैसे छुड़ाए। तभी इनके गुजरने वाले रास्ते के सामने एक बहुत बड़ा कटा हुआ पेड़ आ गया। मिस किन के अंकल जाकर उसे देखना शुरू कर देते हैं, जबकि मिस किन मोयन के पास ही खड़ी थी। मिस किन भी यहाँ पर मोयन को ये धमकी देकर जाने लगी, अगर तुम यहाँ से हिले भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर तो मोयन बड़ी ही मासूमियत से जवाब देते हुए कहता है, क्या मैं यहाँ से भाग सकता हूँ? लेकिन जैसे ही मिस किन आगे की तरफ गई, मोयन तो यहाँ से 9-2-11 हो गया। मिस किन को भी पता चल जाता है कि मोयन भाग चुका, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहती है, मोयन तुमने फिर मुझसे झूठ बोला। फाइनली मोयन भी अब फैंगलिन केव के बाहर पहुँच चुका था, जहाँ पर उसकी मुलाकात यांग से हो गई। यांग को तो इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। मोयन अब उसे जवाब देते हुए कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम सेफ हो, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सामने की तरफ हम शेंगदन सेट के लोगों को देखते हैं, जो कि केव के अंदर जा रहे थे। ये देखते हुए यांग मोयन से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या हम भी अंदर जा रहे हैं? जिस पर तो मोयन उसे कहता है कि इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, अभी जरा रुको। ये सुनकर तो यांग फौरन से बोला, अगर हम लोग यहीं पर बैठे रहे तो वो कार्टून ट्रेजर को ले जाएंगे। जिस पर तो मोयन उसे सवाल करते हुए कहने लगा, तुम्हें
तुम्हें क्या लगता है कि वो ट्रेजर इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगा? मैं तो बस उन लोगों को जारे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जान सकूं कि अंदर क्या है। इसके बाद ये दोनों ही वेट करने के लिए बैठ गए। हमारा यांग बेचारा तो सो ही गया। मोयेन अब यांग को उठाते हुए कहने लगा कि शैंगदंग सेट के लोग यहाँ से जा चुके, जिस पर तो यांग उदास होते हुए कहने लगा, इसका मतलब वो ट्रेजर भी ले गए होंगे। मोयेन अब उसके सर पर एक पंच मारते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ पर किस लिए आए थे? मार खाने के बाद तो यहाँ पर यांग को भी याद आ गया कि वो यहाँ पर फैंगलिंग ड्रास को लेने के लिए आए थे, क्योंकि ये जड़ी बूटी मिंगियो के फादर को ठीक करने के लिए चाहिए। अब मोयेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इसलिए हमें केव के अंदर जाना ही होगा। वैसे भी अगर यहाँ पर कोई खतरा था भी तो उन्हें तो शैंगदन सेट के लोगों ने साफ कर दिया होगा। अब ये दोनों ही फैंगलिन केव के अंदर चले गए, जहाँ पर तो जाते साथ ही यांग को एक बॉडी नजर आ गई, जिसके ऊपर तो बहुत सारे ब्लैक वॉर्म्स भी थे। ये देखकर तो यांग ने उल्टियाँ करना शुरू कर दी। उस बॉडी को अच्छे तरीके से चेक करने के बाद मोयेन को भी समझ आ चुका कि ये केव काफी डेंजरस है। इसी वजह से वो यांग से कहने लगा कि तुम मेरे साथ ही रहना। इसके बाद ये दोनों ही केव के और ज्यादा अंदर जाने लग गए, जहाँ पर तो इन्हें बहुत सारे और लोगों की भी बॉडीज दिखाई दी। चलते चलते अचानक से मोयेन रुक जाता है। ये देखकर तो यांग उससे सवाल करते हुए कहने लगा, टीचर मोयेन आखिर क्या हुआ? जिस पर तो मोयेन ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और सामने की तरफ हमें रेड आइज नजर आई। और ये आइज किसकी थी? ये कोई मॉन्स्टर है या फिर ह्यूमन? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए इतना ही।